नमस्कार, मैं धर्मपाल धनखड़। आप देख रहे हैं खबरों की खबर न्यूज एंड व्यूज चैनल। आज के इस खास शो में हम बात करेंगे, क्या महिलाओं के प्रति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सोच बदल रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर अक्सर महिला विरोधी होने के आरोप लगते रहे हैं। इन आरोपों पर कभी संघ के नेता भी खुलकर नहीं बोले। खास तौर पर वामपंथी विचारक आरएसएस को पुरुषवादी मानसिकता का संगठन बताकर आलोचना करते रहे हैं। उनका कहना है कि आरएसएस में महिलाओं की कोई भागीदारी नहीं होती है। आज इस पर विमर्श करना इसलिए भी जरूरी है कि इस बार आरएसएस ने अपने स्थापना दिवस समारोह में 2 बार की एवरेस्ट विजेता पर्वतारोही संतोष यादव को बतौर मुख्य अतिथि बुलाया था। और राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि अगर आरएसएस ने अपने महिला विरोधी टैग को हटाने के लिए ही संतोष यादव को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया था। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सीमा गिल, देहरादून से डॉक्टर आशा बाला और समाजशास्त्री डॉक्टर अनुराधा वर्मा। आप सभी का आज की इस खास शो में स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल सीमा गिल से। सीमा जी, आरएसएस में आ रहे इस बदलाव को आप किस रूप में देखती हैं? धर्मपाल जी, देखिए, व्यक्तिगत तौर पर महिला होने के नाते मैं दिल से स्वागत करती हूँ। आरएसएस में अगर ये बदलाव है और जिस तरीके से पूरी खबरों में है कि संतोष यादव जी को उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री, क्योंकि ये व्यक्तिगत तौर पर मेरा पहला अनुभव है जब मैंने आरएसएस के कॉमन प्लेटफॉर्म पर किसी महिला को इस तरीके से देखा है। हालांकि आरएसएस का एक महिला विंग अलग से है, क्योंकि एक बार मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली उनके राष्ट्रीय सेविका संघ जो है उसमें जाने की, बट मैंने देखा वो पूरी तरीके से एक अलग संघ है जिसमें महिलाएं होती हैं। और महिलाएं भी मेरा अपना जो अनुभव है वो ये है कि वो पूरी तरीके से उनका जो कार्य करने का तरीका है वो जो मुख्य आरएसएस है उससे थोड़ा अलग है। और जैसे हम इलीट क्लास महिलाएं को देखते हैं उस तरीके से मुझे मेरा अपना अनुभव था। लेकिन ये मैं व्यक्तिगत तौर पर इसलिए खुशी जाहिर कर रही हूँ क्योंकि ये जरूरत है। बदलाव समय के साथ होना बहुत जरूरी है। और अगर आरएसएस ये रियलाइज कर रही है कि महिलाओं के बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, कॉमन प्लेटफॉर्म पर महिलाओं को आना चाहिए, तो हम सबको इसका खुले दिल से स्वागत करना चाहिए। क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ धर्मपाल जी कि लगातार आप जिस तरीके से देख रहे हैं एक लंबा संघर्ष महिलाओं का चलता आया है। संघर्ष में इसको इसलिए कहती हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब हम घर में रहते हैं तो हमको डिसरिगार्ड किया जाता है, लेकिन इक्वल अपॉर्चुनिटी को एंजॉय करना बहुत जरूरी होता है। आपका पार्टिसिपेशन हर जगह पर इक्वल लेवल पर होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नियम, कायदे, कानून, रूल, रेगुलेशन, प्रैक्टिसेस होते हैं जिसमें महिलाओं की इच्छा को जानना बहुत जरूरी है, उनका पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है, वो अपनी बात रख सके, ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए। हम पहले देखते हैं कि जो ट्रेडिशनल हमारी फैमिलीज होती थी वहां पर अभी जो फैमिलीज है उनमें बदलाव आया। एक टाइम था जब आपने भी देखा होगा कि हमारी दादी के टाइम पे या हमारी मम्मी की भी अर्ली एज में कि वहां पर परिवार की जो मुख्य डिसीजन होते थे उनमें महिलाओं की भागीदारी नहीं होती थी, उस तरीके से उनसे उस तरीके से नहीं पूछा जाता था। लेकिन जो प्रोग्रेसिव अप्रोच वाले परिवार होते थे वहां पर महिलाओं को बराबर में पूछा जाता था, उनको हर डिसीजन में पार्टिसिपेट कराया जाता है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि परिवार आपके समाज का सबसे छोटा अंग है। अगर ये बदलाव अगर समाज के एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आ रहे हैं तो हम सब इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये समय की जरूरत है। और इसको अगर आरएसएस ने समय रहते समझ लिया है तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी शुरुआत है हम सब महिलाओं के लिए। अल्टीमेटली हम सब इक्वल, मेल और फीमेल जो है वो नेचर ने हमको इक्वल बनाया है। हो सकता है कि हम कुछ सेंस में हम डिफर करते हैं क्योंकि हमारी क्वालिटीज कुछ डिफरेंट तरीके से है, लेकिन हमारी इच्छाएं और हमारी अपॉर्चुनिटी उस लिहाज से इक्वल होनी चाहिए। अगर हम चाहें तो हम वहां पर जाकर खड़े हो सकें। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बैरियर्स होते हैं, वो नहीं होने चाहिए। अगर वो खुल रहे हैं तो ये अच्छी बात है। सीमा जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही इक्विलिटी की, और बराबरी के मौके सबको मिलने चाहिए। अब मैं डॉक्टर आशा बाला जी के पास जाना चाहूंगा। आशा जी, क्या आपको लगता है कि संघ का रवैया महिलाओं के प्रति सच में बदल रहा है, इसके पीछे या कुछ और है?
जी, मैं इसके पीछे मतलब मेरा जो ओपिनियन है वो ये है कि 1936 में मतलब जो मैंने अखबारों में पढ़ा और बहुत सारे सोर्सेस के द्वारा मेरे को जो जानकारी प्राप्त हुई है कि 1936 में संघ ने महिला विंग जो राष्ट्र सेविका समिति थी उसकी स्थापना की और उसमें पहली बार किसी महिला को लक्ष्मीबाई केलकर जी को बुलाया और अब संघ का 100वां हम मनाने जा रहे 2025 में संघ का 100वां स्थापना दिवस हम मनाएंगे। तो 97 साल के मतलब 2022 में 97 वर्ष हो चुके हैं संघ को। 97 साल के इतिहास में कोई भी महिला मतलब ऐसे जैसे संतोष यादव जी को बुलाया इस तरीके से किसी महिला को नहीं बुलाया। और उसके साथ साथ संघ में जो अभी कुछ पद निकाले गए हैं जैसे सह कार्यवाहक का पद है या सह सर कार्यवाहक का पद है वो अब महिलाओं के लिए खुल रहा है। हम 100 वर्ष संघ के, क्या संघ ने 100 वर्षों में ये नहीं सोचा? अगर आरएसएस ये दावा करती है कि उसकी एक राष्ट्र सेविका समिति है और वहां पर महिलाओं को बहुत स्थान दिया जाता है, महिलाएं भी पुरुषों के समान वो काम कर सकती हैं या जो भी हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक हैं उनकी तरह वो कार्य करती हैं, लेकिन ये जानकारी भी बहुत अधिक लोगों को नहीं है कि उनकी एक ऐसी महिला विंग है जो पूरे विश्व स्तर पर कार्य करती है। दूसरी बात यह है कि आरएसएस से ही निकली हुई एक पार्टी है बीजेपी। बीजेपी महिला सशक्तिकरण के दावे करती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व स्तर तक महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं कि भारत को हमने महिला सशक्तिकरण किया है, यहाँ पर महिलाओं की एक अच्छी पहचान हो रही है। उसके बावजूद क्या 2022 ही वो टाइम था कि जब आरएसएस को जागना है कि महिलाओं को हमें मतलब मुख्य धारा में शामिल करना है और खुल के बोलना है, किसी मंच पर खुल के कहना है कि हम महिलाओं को भी उतना ही स्थान देते हैं जितना कि पुरुषों को। तो इसको तो मैं विवादास्पद मानती हूँ, क्योंकि मुझे ये विवादास्पद इसलिए भी लग रहा है क्योंकि कभी भी खुलकर किसी भी आरएसएस कार्यकर्ता या आरएसएस के जो प्रमुख है उन्होंने खुलकर कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया कि महिलाओं को हमें एक मुख्य स्थान देना है, जबकि एक ऑलरेडी उनकी राष्ट्र सेविका समिति चल रही है और उसमें महिलाएं 1936 से हैं। बट कितनी महिलाएं हैं कभी खुलकर किसी मंच में नहीं कहा गया। वो महिलाएं स्वयंसेवकों के समान कितना कार्य करती हैं ये भी खुलकर नहीं बताया गया। तो मुझे इसमें थोड़ा सा लगता है कि आरएसएस ने अगर ये कदम 15 साल पहले, 10 साल पहले या 20 साल पहले तो ऑलमोस्ट हमारी आजादी के जब सिर्फ 60 वर्ष होते तब उठाया होता तब तो ज्यादा बेटर था, क्योंकि आज तो भारत को आजाद भी हुए इतना वर्ष हो चुका है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो 97 साल संघ को खुद हो चुके हैं। 2025 में वो अपना 100वां वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। तो इस समय तो संघ को अगर अब जाग रही है 100 साल बाद तो मैं इसको आशा जी आपको लगता है कि संघ हाँ पुरुषवादी, जी जी बिल्कुल, मुझे लगता है संघ पुरुषवादी मानसिकता से ग्रसित रहा है। संघ ने बहुत देर की है, ये एक पुरुषवादी मानसिकता से ग्रसित रहा है और मैं ये खुल के इसीलिए कहूंगी क्योंकि जो इसकी केंद्र में जो पार्टी है जो पूरे देश में और पूरे विश्व स्तर तक अपने को सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा कहती है, वो भी कभी मतलब वो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं पूरे विश्व स्तर तक। क्या कहाँ से ये पार्टी निकली है, वो बेस, वो एक लाइक हम जिसे कहेंगे फाउंडेशन, वो नींव कभी इस बात को स्वीकार नहीं कर पाई कि महिलाओं को कितना दर्जा दिया जा सकता है। ये हमारे राष्ट्र की धुरी है, भारत एक माता है, तो हम क्यों ना आरएसएस में महिलाओं को पहले स्थान दे सके। आज की बात क्यों कर रहे हैं? आशा जी अभी सवाल और भी आएंगे और आपके सवाल जो है वाजिब हैं। अभी मैं एक बार जो है डॉक्टर अनुराधा जी की प्रतिक्रिया इस पे ले लेता हूँ। अनुराधा जी, क्या आपको लगता है कि अब संघ का मूल चरित्र बदल रहा है महिलाओं को लेकर? हाँ, संघ का चरित्र तो बदल ही रहा है। एक्चुअली संघ रहा तो पुरुषवादी मानसिकता तो रही है, लेकिन ऐसा मैं नहीं कह सकती कि वो पूर्णतः पुरुषवादी है, क्योंकि संघ शुरू से महिलाओं के फेवर में तो रहा है। महिलाओं को उत्साहित करना, हर कार्य में उनकी इन्वॉल्वमेंट महिलाओं का संघ में रहा है, हमेशा से ही रहा है। और इनकी मानसिकता बदलना तो नहीं कह सकते। संघ हमेशा से चाहता था कि महिलाएं उसमें रहें, बस उसमें पद नहीं मिला महिलाओं को, अदरवाइज महिलाओं ने कार्य तो हमेशा से ही संघ में किया है। आप देखेंगे कि संघ ने अपने हर स्थापना दिवस पे विरोधी पार्टियों के नेताओं को भी बुलाया है कई बार, लेकिन 57 साल के इतिहास में पहली बार जो है वो महिला को बतौर मुख्य अतिथि बुलाया है। मैं इसी बात को लेकर के मैं
कह रहा हूँ, और इसी बात को लेकर के आशा जी भी कह महिलाओं रही की कि जी जी सवाल ये उठा रही महिलाओं हैं, की और सीमा जी का कहना है कि इस सर कदम का स्वागत किया जी जाना जी चाहिए। तो अब सर क्या आपको कदम का लगता है? स्वागत किया जाना चाहिए जी जी, पर ये महिलाओं की अनदेखी है सर। ये हाँ, वास्तव में जो आधी आबादी है उसको आप नकार रहे हो, उसकी अनदेखी। और राष्ट्र स्तर पर जो आपकी पार्टी है वो अलग सोच रखती है, आप अलग सोच रखते हो, ये स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। इसके पीछे बिल्कुल। राजनीति है और कुछ नहीं। आशा जी, एक और सवाल है मेरा आपसे कि उत्तराखंड में अभी अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ, उसको लेकर के बिल्कुल आरएसएस के एक विभाग प्रचारक, विभाग प्रचार प्रमुख विपिन कर्णवाल ने जिस तरह की अशोभनीय टिप्पणी की, उसे मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहूंगा। आपने अखबारों में जरूर पढ़ा मैं होगा जानती हूँ कि जिसका जी जी जोरदार विरोध बिल्कुल भी सर हुआ। पर बिल्कुल क्या ये सही लगता है आपको, जिस तरह बिल्कुल से? नहीं सर। आप बिल्कुल सर, उन्होंने वो संघ से जुड़े थे। मैं यहाँ पर तो एक बात, क्योंकि ये महिलाओं से जुड़ा मुद्दा था तो मैंने वहां पर अपनी ओपिनियन रखी, लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि किसी व्यक्ति विशेष की छवि, किसी व्यक्ति विशेष की ओपिनियन को हम किसी भी संस्था और संगठन पर नहीं देखिए, थोपना चाहते हैं। वो व्यक्ति आरएसएस विशेष के नहीं है, थे व्यक्ति जी जी विशेष जी, नहीं है। मैं वो विभाग संस्था प्रमुख से भी जो है, जुड़े हैं जी। विभाग बिल्कुल प्रमुख है बिल्कुल और एक जिम्मेदार पद है। बिल्कुल तो एक बिल्कुल जिम्मेदार पद जी पर जी, बैठा हुआ आदमी इस तरह की बयानबाजी करता है, वो निश्चित रूप से शर्मनाक है। डॉक्टर बहुत अनुराधा जी, शर्मनाक है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल शर्मनाक है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, शर्मनाक तो है ही है कि हम्म, इतने जिम्मेदार पद पर बैठने के बाद भी इस प्रकार की टिप्पणी की जाए। तो इससे तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जहां तक रही संघ की बात, आप संघ अपने आप में सभी लोग सदस्य जो संघ से जुड़े हुए हैं, जरूरी नहीं है सभी बिल्कुल सही हो। वो तो ये है कि संघ के नाम पर लोग अपने आप को संघ के पीछे छिपाकर कितने कितने गोरख धंधे कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम टू बी कंक्लूड देखें तो संघ अपने आप में एक इतना मजबूत एक संगठन है कि ये महिलाओं के खिलाफ है या महिलाओं के प्रति राजनीति कर रहा है। इसका उद्देश्य एक यही है कि वो भारत में, देश में एक अच्छा वातावरण बनाना चाहता है। सीमा जी, तब तक आपसे मेरा एक सवाल है कि ये माना जा रहा है कि जो अपना पर्वतारोही संतोष यादव को बुलाने का जो फैसला लिया गया है, उसके पीछे एक रणनीति संघ की ये है कि महिलाओं को तो जोड़ना ही जोड़ना है, बल्कि यादव वोट, और खासतौर पर बिहार और यूपी में यादव वोटों को भी साधना है। और इसके पीछे एक तीर से कई शिकार करने वाली बात जो है वो सामने आ रही है। बिल्कुल देखिए, आप किसी भी तरीके से डिनाई नहीं कर सकते धर्मपाल जी की आरएसएस भले ही नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर तरीके से पॉलिटिकली हिंदुस्तान की राजनीति में पूर्ण तरीके से दखल अंदाजी रखता भी है, और उनका पूरा इंटरेस्ट भी है कि वो अपनी जो पावर है एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर जो भी भारत की जो प्रेजेंट सरकार है पार्टी में, किसी भी तरीके से वो अपना पूरा वर्चस्व रखे। इसको किसी भी तरीके से डिनाई नहीं किया जा सकता। अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कनेक्ट करते हैं, उसके सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशंस के तौर पर दिखाते हैं, तो डेफिनेटली आपके राजनीतिक इंटरेस्ट तो होंगे। आप हर तरीके से ये कोशिश करेंगे कि आपका कोई भी कदम आपकी जो कंसर्न पार्टी है या आपकी जो आइडियोलॉजी है जिसकी वजह से वो राजनीति में इंटरफेयर करते हैं, वहां पर इम्पैक्ट पड़े वोटर के माइंड पर, वोटर की साइकोलॉजी पर। एक और मैं महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हूँ धर्मपाल जी, देखिए आपको सबसे पहले जो आरएसएस है, आरएसएस की आइडियोलॉजी को समझना पड़ेगा। आरएसएस को कुछ मायनों में मैं अप्रिशिएट करती हूँ, उसमें से एक ये है कि आरएसएस एक तो बहुत विजनरी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत दूर की सोचता है। दूसरा, उसके साथ साथ में वेल डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है। अभी तक हिंदुस्तान में अगर कोई भी नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे जो इतने बड़े लेवल पे है, वो बहुत डिसिप्लिन और विजनरी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद महिलाओं के मामले में वो थोड़े लेट हो गए हैं, जैसा आशा जी भी कह रही थी, अनुराधा जी भी कह रही थी, और मैं खुद भी कह रही हूँ कि शायद बहुत पहले अगर ये पहल कर देते तो बहुत अच्छी बात होती कि महिलाओं को बराबर में लेके आने की। संतोष यादव जी डेफिनेटली, क्योंकि अगर वो उनको लेके आते हैं, एक तो देखिए बीजेपी की तरफ से आप देखिए जिस तरीके से संतोष यादव जी को आगे लेके आए हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का भी ये इंटरेस्ट है कि संतोष यादव जी को एक बड़ा फेस यादव
महिला के तौर पर आगे रखा जाए। और एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जो यूपी में और बाकी हिंदुस्तान के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर यादव वोट कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है, उसमें बिहार और यूपी एक बहुत बड़ा राज्य है जो पॉलिटिकली दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये बात शायद अब आरएसएस के जो मुख्य लोग हैं उन लोगों को ये समझ में आने लगी है कि जिस तरीके से महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है और डिजिटल युग आने की वजह से आप अगर उनको चाह कर भी रोक नहीं पा रहे हैं, वो अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म आ गए हैं, तो आप अगर ये अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे महिलाओं को तो आप अपना नुकसान करेंगे। जी। तो ये बात अगर जब आपको समझ में आ जाती है तो डेफिनेटली उसके मायने बहुत आगे तक वो देख पाते हैं, और उसी वजह से शायद ये कदम उठाया गया है कि एक मैसेज टोन दिया जाए एक प्लेटफॉर्म से कि यस हम महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित कर रहे हैं। और उसमें यादव जो है, यादव और महिला दोनों का समीकरण एक अपना आप में बड़ा समीकरण बनता है राजनीतिक दृष्टि से भी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगा आपको बीच में रोकते हुए जी कि मुझे सबसे बड़ा धोखा ये लगता है कि आरएसएस जो है नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जबकि वो पूरी तरह से पॉलिटिक्स को कंट्रोल करती है, एक पॉलिटिकल पार्टी को संचालित करती है। आज के दिन भी अगर हम कहें कि जो कुछ बीजेपी करती है उसके पीछे पूरी तरह से संघ का ही हाथ होता है, संघ का ही समर्थन होता है, संघ का ही सहयोग होता है। तो इसलिए मुझे इसको नॉन पॉलिटिकल मानने में जो है निजी तौर पे ऐतराज है। मैं ये मान के चलता हूं कि ये नॉन पॉलिटिकल नहीं है, पूरी तरह से पॉलिटिकल है। अनुराधा जी, आपके पास हमारी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है, आ रही है। अनुराधा जी, आपसे मैं अपना सवाल फिर से दोहरा रहा हूँ, बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे। जी। जिस तरह से बीजेपी और आरएसएस से जुड़े नेता महिलाओं को लेकर के बयान देते रहते हैं, बयानबाजी करते रहते हैं और कहते हैं कि भाई हिंदुत्व की रक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें हिंदू महिलाएं, इस तरह की बयानबाजी के पीछे को आप किस तरह से देखते हैं कि क्या ये सही है? बच्चे पैदा करने की मशीन बनकर रह गई है आरएसएस के लिए महिलाएं केवल? नहीं, ये तो बहुत गलत और बहुत उनकी छोटी मानसिकता है जो इस तरीके से वो बयानबाजी करते हैं। और ये इसके पीछे उनका एक तो डोमिनेटिंग नेचर और पैट्रियार्की, क्योंकि आरएसएस हमेशा से ही पुरुषत्व की ओर अग्रसर रहा है। महिलाओं का स्थान, महिलाओं को उन्होंने पद तो कोई दिया नहीं, चलो वो अलग चीज हो गई, लेकिन आज के टाइम में बदलते हुए जो बदल रहा है, कहीं ना कहीं उनके मन में ये भावना है कि ये महिला वर्ग हमसे हमेशा ही डोमिनेट रहे, हमेशा एक तरीके से घर में ही जैसे पुराने समय में रहती आई हैं, वो हमेशा घर के अंदर चार दीवारी में रहे। इस कारण से वो ये चाहते हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा महिलाएं अपना घर गृहस्थी में, बच्चों में इन्वॉल्व रहे, ताकि उनका दिमाग पॉलिटिक्स में या कहीं बाहर ना निकल पाए। मेन उनका मुद्दा यही है कि महिलाओं को दबा के रखने का यही तरीका है, जितने बच्चे होंगे वो उनमें इन्वॉल्व रहेंगी, सोशली इन्वॉल्व रहेंगी, और उनका दिमाग राजनीति से और अपनी पर्सनल प्रोग्रेस है या देश की प्रोग्रेस से रुक जाएगा, जैसा कि 100 साल पहले भी होता आया था। तो ये सिर्फ इनकी पैट्रियार्की है जो हर जगह दिख जाती है और कुछ नहीं। अनुराधा जी, मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहती हूँ धर्मपाल जी, क्योंकि देखिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि किस तरीके से महिलाओं की भागीदारी को नकारा जाता है। पुरुषवादी मानसिकता है जो वो कहीं ना कहीं लीड करती है सोसाइटी को और एक मैसेज देती है कि सिर्फ महिलाएं सिर्फ बच्चे बनाने की मशीन है या भोग की वस्तु के तौर पर आपको देखते हैं। ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं है, पूरे समाज का एक मानसिकता है जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज को भी अगर आप उठाते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो उठा लीजिए उसमें आप रेशो देख लीजिए, विधानसभा में जितनी भी हिंदुस्तान की विधानसभाएं उन सब में आप नंबर देख लीजिए, लोकसभा में नंबर देख लीजिए, राज्यसभा में नंबर देख लीजिए। हम अगर आधी आबादी हैं तो हमको वो उस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। सिर्फ कुछ पार्टीज तो सिर्फ दिखाने के लिए अपने यहाँ पर महिलाओं को सीट देती हैं या सेल बना देती हैं या कुछ पार्टिसिपेशन कराती हैं ताकि वो ये कह सके कि यस महिलाओं की भागीदारी हमारी पार्टी में है। लेकिन वाकई में क्या हिंदुस्तान में महिलाओं की भागीदारी है? ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है और ये सिर्फ किसी ऑर्गेनाइजेशन का मुद्दा नहीं है, ये समाज का मुद्दा है। क्योंकि हम घरों में भी देखते हैं, आप कितने सारे गाँव में देखेंगे जहां पर सरपंच महिलाएं हैं लेकिन लीड उनका पति करता है।
विधानसभा में महिलाएं एमएलए हैं लेकिन लीड उनका पति कर रहे हैं। तो ये आपको पावर मिलने के बावजूद भी अगर आप सक्षम नहीं होंगे, आप कैपेबल नहीं होंगे, आप अपने को ओपन नहीं करेंगे, तो ये हम कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज को मिस करते जाएंगे। संघ के बारे में कहा जाता है कि 10 लाख महिलाएं जो हैं आरएसएस की जो राष्ट्रीय सेविका समिति है उससे जुड़ी हुई हैं और 70 से ज्यादा शाखाएं देश भर में इनकी हैं। लेकिन इस सब के बावजूद और माना जाता है, कहा जाता है कि स्वर्गीय सुषमा स्वराज और लोकसभा की पूर्व स्पीकर सुमित्रा महाजन भी राष्ट्र सेविका समिति से जुड़ी रही। बावजूद इसके संघ की मुख्य कार्यकारिणी या नीति निर्धारण में महिलाओं की कोई भूमिका नहीं है। ये सवाल जो मैं अब करने जा रहा हूँ ये अनुराधा जी से ही है कि क्या ये महिलाओं के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार नहीं है? अनुराधा जी, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। हाँ, अभी आपसे हमने एक सवाल किया था कि जी आरएसएस में महिलाएं काम करती रही हैं, राष्ट्र सेविका समिति से जुड़ी रही हैं, उनमें स्वर्गीय जो है सुषमा स्वराज और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन भी रही हैं। तो क्या अब तक जिम्मेदारी ना दिया जाए? क्या महिलाओं के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार नहीं है? नहीं, महिलाओं के साथ एक्चुअली सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि आरएसएस में जब से आरएसएस संगठित हुआ है, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आरएसएस पूरा समय चाहता है, पूरा समय इन द सेंस कि वो संपूर्ण समय चाहता है, जिसमें आरएसएस के जो स्वयं सेवक हैं। सीमा जी, मुझे लगता है हमें डिबेट अब समापन की ओर ले जानी पड़ेगी। इस पूरी डिबेट में सारांश के रूप में आप 2 और कम से कम शब्दों में अपनी बात रखिए कि पूरी डिबेट का लब्बो आप क्या है। देखिए, मैं अनुराधा जी का जो अभी बात कह रही थी बीच में, हालांकि कट गई है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये लोग कहते हैं अगर आरएसएस के संदर्भ में हम बात करते हैं, ये हमको जो हमारे यहाँ पर जो बेसिकली है कि आपको आरएसएस जैसे ऑर्गेनाइजेशन को पूर्ण रूप से डेडिकेशन के साथ आपको चाहिए, स्वयं सेविका या स्वयं सेवक जो भी होते हैं, तो आपको ऐसा ये प्री मैच्योर मानसिकता है, मुझे लगता है कि या प्री डिसाइडेड मानसिकता है कि आप ऐसा मान लेते हैं कि सिर्फ पुरुष ही हैं जो पूर्ण तरीके से किसी ऑर्गेनाइजेशन को डेडिकेटेड हो सकते हैं, महिला नहीं हो सकती, क्योंकि महिला का काम तो घर संभालना है, बच्चे संभालना है, मेरा जो समझ मेरी आती है ऐसा नहीं है। बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने से वो आप देखिए कि हिंदुस्तान की जो स्वतंत्रता की लड़ाई थी उसमें कितनी सारी महिलाएं थी जिन्होंने पूर्ण रूप से भागीदारी दिखाई और पूर्ण तरीके से अपने देश के लिए कुर्बान हुई, पूरी जिंदगी उन्होंने लगा दी है। समाज को बदलाव करने के लिए भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, समाज सेविकाएं हैं जो आगे आई हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी समाज के लिए लगा दी है। तो ऐसा नहीं है कि महिला का उद्देश्य सिर्फ एक घर तक सीमित कर रह जाए, उसको पूर्ण तरीके से डिसीजन लेने का हक है और आपको समाज के बतौर मुख्य ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको वो अपॉर्चुनिटी दें कि अगर कोई महिला बतौर महिला आपके यहाँ पर आकर काम करना चाहती है तो उसके लिए वो रास्ते खुले हों। और अगर ये आरएसएस ने अभी सोचा है तो मुझे लगता है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये एक बहुत अच्छी पहल है और इस तरीके से तमाम ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी बात आपने कही सीमा जी। अब हम समापन की तरफ बढ़ते हैं और ये मान के चलते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी राष्ट्रीय सेविका समिति 1936 से कार्यरत है, लेकिन संघ के नीति निर्धारण में समिति यानी महिलाओं की आज भी कोई भूमिका नहीं। ऐसे में संघ महिलाओं के प्रति अपने रुख में जो बदलाव का जो संकेत देना चाहता है उसके लिए व्यापक बदलाव करने चाहिए। समय की गति से ताल मिलाते हुए यदि उपयुक्त बदलाव नहीं किए जाते हैं तो ये आने वाले समय में उपयुक्त बदलाव करते हैं तो आने वाले समय में फलदायी हो सकते हैं। दुनिया के विकास में महिलाओं की बढ़ती हुई भागीदारी को देखते हुए आधी दुनिया को उसके हिस्से का आसमां देना ही होगा। अब समय है आगे, समय हमें आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा है, हम घड़ी के साथ बंधे हैं, इसलिए आप दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।